दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज दिन की एक बड़ी खबर बिहार से आई और वो ये कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान बिहार विधानसभा के चुनावों में पूरी की पूरी 243 सीटों पर लड़ेंगे और वो स्वयं भी किसी विधानसभा की सीट से लड़ेंगे जिसका फैसला उनकी पार्टी करेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया या कहा। अब सवाल इस बात का है कि चिराग पासवान को अभी तक जो पार्टी ने सीट दी थी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन है एनडीए, उसने बिहार में उनको जो सीटें दी थी लड़ने के लिए 25 से 28 का अनुमान लगाया गया था और यह भी था कि जेडीयू 102 103 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी 101 102 सीटों पर लड़ेगी और हम पार्टी 6 से 7 और कुशवाहा जी की पार्टी 4 से 5 सीट पर। यह एक मोटा मोटी आंकड़ा आया था। लेकिन दोस्तों ऑल ऑफ सडन 2 दिन बाद ही दो दिन पहले ये सब विभाजन हो रहा था कि इतनी सीटें वो लड़ेंगे, इतनी सीटें वो लड़ेंगे, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन, सीट एलोकेशन की खबर आ रही थी और आज खबर आ गई कि चिराग पासवान फिर लड़ेंगे। चिराग पासवान पिछले चुनाव में भी ऐसा ही कर चुके हैं। वो 140 से कुछ ज्यादा सीटों पर लड़े थे और ज्यादातर वे सीटें थी जो नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में थी। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जहां तक मुझे याद है कम सीटें थी या कि नहीं के बराबर थी, जो भी थी। आ, तो ये क्या खेला है, ये क्या मामला है, चिराग पासवान की पॉलिटिक्स क्या है, इसके पीछे क्या और फैक्टर्स हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या उनको पटाएगी, मनाएगी या उनको छुट्टा रखेगी? क्या पॉलिटिक्स बिहार में इस वक्त हो रही है? बड़ा दिलचस्प खेला नजर आ रहा है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार विश्लेषक हेमंत कुमार मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि जमीनी असलियत क्या है। हेमंत जी, ये चिराग पासवान को सुना कि 25 से 28 सीट लड़ने को मिल रही थी एनडीए से, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो पूरी की पूरी 243 सीटों पर लड़ेंगे। आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? जी, ये चिराग पासवान को लेकर के बहुत पहले से ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह चिराग पासवान का 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरह से इस्तेमाल हुआ नीतीश जी के खिलाफ, तो वैसा ही कुछ बिहार में इस चुनाव में भी हो सकता है। तो वो आशंका अब सच्चाई में, हकीकत में बदलती हुई दिख रही है। वह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चिराग पासवान का अचानक बिहार प्रेम जो जगा, जो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, मैं तो बिहार के लिए ही बना हूँ, तो ये सारी बातें जब वो करने लगे तो लगा कि ये कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि जो सबको चौंका देगा। और निश्चित रूप से जिस बात को देख करके, सुन करके आप चौंक गए, तो ये चौंकाने वाली बात तो है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार होती हुई दिख रही थी। जिस दिन विक्रमगंज में मोदी जी आए थे, उसके उसी दिन विक्रमगंज में ही एक कमरे में वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और मुझे लगता है कि वो कहीं ऐसे ही नहीं वायरल हो गया था, बल्कि किया गया लगता था, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि सम्मान से एक सीट भी कम नहीं हो पर समझौता नहीं होगा। तो सम्मानजनक सीटें कितनी होंगी ये तो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चिराग ने अचानक कह दिया कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चिराग बन करके लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। तो चिराग बन करके लड़ेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे, तो इससे कहानी में कुछ ट्विस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो यह दिख रहा है कि पिछली बार जो हुआ था उसमें चिराग की पार्टी 142-43 सीटों पर लड़ गई थी बिहार के चुनाव में, और ज्यादातर सीटों पर नीतीश जी के उम्मीदवारों के खिलाफ इन्होंने अपना उम्मीदवार दिया। और जो इनके उम्मीदवार थे वो अधिकतर बीजेपी आरएसएस के लोग थे, जो वापस कुछ ही दिनों में फिर लौट गए थे, जिनको दिखाने के लिए पार्टी से बाहर किया गया था। तो इस बार जो लग रहा है मुझे कि बीजेपी इस बिहार के चुनाव को मल्टीपोलर दिखाना चाहती है, बनाना चाहती है ऊपर से, लेकिन अंदर से एक मजबूत गठबंधन भी होगा। तो अंदर से वो तो साथ रहेंगे, लेकिन ऊपर से वो खुले हुए लगेंगे कि अलग अलग हैं। तो ये जो मैं एक तरह से कह लीजिए कि
ये जो पूरा तरीका है, इस तरीका में बीजेपी को फायदा इसलिए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऊपर से मल्टी कॉर्नर या बहुकोणीय ये मुकाबला होगा और अंदर से सेटिंग होगी या गठबंधन होगा, अंदरूनी गठबंधन होगा बीजेपी का। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी जैसा मजा हुआ पॉलिटिशियन, डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स, डिस्पाइट ऑफ बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं, लेकिन क्या वो इस बात को समझेंगे नहीं कि ये बीजेपी खेल क्या कर रही है? देखिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि नीतीश जी आज की तारीख में वो नीतीश जी नहीं रह गए जो बिहार को फ्रंट से लीड करते थे, जिनका इकबाल बिहार में बोलता था और बीजेपी और बाकी की सहयोगी पार्टियां उनके पीछे कतारबद्ध होती थी। आज वो स्थिति नहीं रही, इसलिए कि नीतीश जी की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई पिछले चुनाव में, और उसके बाद उनकी शारीरिक हालत भी कमजोर हो गई हुई है, जो साफ साफ दिखाई देता है। उसको लेकर तब खुल करके लोग चर्चा भी करने लगे हैं। कुछ लोग तो उसको चैलेंज के रूप में उनके सामने पेश कर रहे हैं कि वो अपना मेडिकल ये बुलेटिन जारी करवाएं। तो ये सब बातें हो रही है। तो इसके ये जो स्थिति है, उस स्थिति में बीजेपी आज की तारीख में भले ही मुख्यमंत्री उनका नहीं हो, लेकिन मैं जो रोज बरोज देख रहा हूँ उससे सब महसूस करता हूँ कि बिहार में बीजेपी ही सरकार को कमांड कर रही है। बीजेपी ही अगले चुनाव का नैरेटिव तय कर रही है। अगला चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, ये सारी प्लानिंग वो खुद कर रही है। अभी जो चिराग पासवान का बयान आया है और उस पर जो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज की जो प्रतिक्रिया आई है, वो बिल्कुल ही एक तरह से सहमी हुई प्रतिक्रिया है, क्योंकि नीरज जो है वो बहुत ये फायरी बोलने वाले आदमी हैं। वो एक तरह से कहिए कि आग उगलते रहते हैं और बहुत ही एक तरह से वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि बहुत बहुत अटपटा भी लगता है। हालांकि वो बैकग्राउंड उनका लेफ्ट वाला है, लेकिन वो सब छोड़ करके बिल्कुल वो एक तरह से ट्रोल की भाषा में बात करते हैं। तो लेकिन आज उनकी उनकी जो प्रतिक्रिया थी, वो कह रहे थे कि गठबंधन भरोसे से चलता है। तो किस भरोसे की बात कर रहे हैं आप? उस तरह का जवाब नहीं। चिराग पासवान ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ा गया, हमारे खिलाफ साजिश हुई, और हम जब तक इनका नामो निशान नहीं मिटा देंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मैं शेर का बेटा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। ये सब बातें किसको कह रहे हैं? इनकी पार्टी तोड़ने में, इनकी पार्टी और इनका परिवार तोड़ने में कौन लोग साथ थे और कौन लोग साथ नहीं थे, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ये खुद जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश जी की पार्टी के लोग ही उसमें शामिल थे, बल्कि बीजेपी के लोग भी उस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल थे। जब इनका बंगला खाली कराया गया, पार्टी टूटी, इनके चाचा को कैबिनेट में शामिल कराया गया, और उसके बाद जो चुनाव आया उस लोकसभा का, उस चुनाव में इनके चाचा को बाहर कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया उनको एनडीए से। उसके बाद अभी भी नया मामला आ गया था इनके परिवार में। इनकी जो बड़ी माँ है, यानी कि रामविलास जी की जो पहली पत्नी है, उनको लेकर के, जिसको लेकर के काफी ये हाय तवा कर रहे थे कि हमें, हमारी बड़ी माँ को तंग तवा किया जा रहा है, और उनके पक्ष में मीडिया को पूरा उतार दिया था इन्होंने। लेकिन अब बड़ी माँ का नाम नहीं ले रहे हैं, ये उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो चुनौती जो पेश कर रहे हैं, वो लग रहा है सीधे के सीधे नीतीश जी के ऊपर ये हमला बोल रहे हैं कि हम नामो निशान मिटा देंगे। तो किसका नामो निशान मिटाएंगे? क्या बीजेपी का नामो निशान मिटाएंगे? तो मुझे लगता है कि नीतीश जी निशाने पर हैं, और बीजेपी का मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी की जो प्लानिंग है कि चिराग पासवान मजबूत दिखें और प्रशांत किशोर भी मजबूत दिखें। और इन दोनों को मजबूत दिखाने के लिए मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं, बिना नाम लिए हुए, कि दो बिहार के ऐसे पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार माने जाते हैं। वो दोनों पत्रकार बारी बारी से इन दोनों को मजबूत दिखाने के लिए, इन दोनों की बिहार में अभी जितनी सभाएं हो रही हैं, उनके सिर्फ फोटो और वीडियो ट्वीट करते हैं, वे चाहे शेयर करते हैं फेसबुक पर, और 2 लाइन के कैप्शन लिखते हैं कि जन समर्थन इसे कहते हैं, ये देखिए स्वाभाविक रूप से जनता इनके पीछे खड़ी हो रही है। तो इनको मजबूत दिखा करके ये जताया जा रहा है कि ये ऐसा 2 फोर्स है, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, जो बिहार के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो आखिरकार ये करेंगे क्या जो इनको मजबूत दिखाया जा रहा है? तो मजबूत दिखा करके, एक तो चिराग पासवान के बारे में मैं कहूं कि इनके लिए है कि इनको ये मैसेजिंग की जा रही है बिना कहे हुए कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं,
और खास करके इनके बिरादरी के लोगों में इस प्रचार को संगठित किया जाएगा। अभी और भी ज्यादा इसको बिल्कुल ये नीचे तक जाकर के इस प्रचार को ले जाया जाएगा कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसके जरिए जो इनकी बिरादरी का जो अच्छा खासा वोट है और उसको कंसोलिडेट करना है और उनके साथ बाकी लोगों को कंसोलिडेट करना है। और दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर हैं, जो लगातार जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है जात पात पे विश्वास नहीं रखते हैं और ये जात पात से ऊपर उठे हुए लोग हैं, तो जो पीके पिछड़ों को, मुसलमानों को, अति पिछड़ों को, दलितों को इतने परसेंट सीट देंगे ये कर रहे हैं, तो उनका जातिवाद क्या वो ये जातिवाद नहीं है? तो वो जो कुछ गेम कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो उनकी नजर उन पर केंद्रित है जो लोग आरजेडी और उनके एलाइज के वोटर समूह हैं उन पर। तो उनको जो नजर उनकी वहां पर है, तो उसके जरिए ये हासिल क्या करना चाहते हैं कि उनमें जो आकर्षण है, उस आकर्षण के जरिए लोग उनसे जुड़े। और एक जो कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल बेरोजगारी भी होती है जो लोगों को खास करके चुनाव के समय में वो इस तरह के लोगों के साथ जोड़ती है, और खास करके वहां जहां ये कहा जाता हो कि नोट और वोट का इंतजाम हम खुद करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। तो ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले से लेकिन क्या हेमंत जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्या ये बात सही है? जैसा हमने एक आध जगह खबरों में भी पढ़ा कि प्रशांत किशोर भी माइनॉरिटी कम्युनिटी और बैकवर्ड कम्युनिटी में ज्यादातर अब उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस तरह ही नामों की लिस्ट एक प्रिपेयर करा रहे हैं अपनी पार्टी में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। मुसलमानों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में ये उनका काम हो रहा है। तो इससे ये कह रहा हूं मैं कि जो बीजेपी का जो वोटर है, जो उसका कोर वोटर है, वो तो कंसोलिडेटेड उसके साथ रहेगा। उसके साथ जो और जो फ्लोटिंग वोटर्स है वो भी उसके साथ जुड़ेगा। और ये जो काम करेंगे, इससे ये होगा कि जो कुछ भी डेंट जो बीजेपी समझ रही है कि इससे अगर जो डेंट लगेगा या जो कुछ ये हासिल करेंगे वो हमारे खाते में गिना जाएगा। यानी कि अगर प्रशांत किशोर, मैं बार बार कहता हूं कि एक सीट भी अगर वो जीत करके आते हैं तो वह सीट काम आएगी बीजेपी के, वो सीट आरजेडी के काम कभी नहीं आ सकती है। इस बात को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो एक तो वो नेचुरल एलाई उनके हैं, और दूसरा कि जो चुनाव के दौरान जो इस तरह का लेकिन वो तो बीजेपी के काफी खिलाफ बोलते हैं हेमंत जी, बीच बीच में वो बीजेपी के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। देखिए, बीजेपी की खिलाफत वो कुछ ऐसे करते हैं जैसे कि कोई गार्जियन अपने बच्चों से नाराज होकर के उसकी आलोचना करता है लेकिन उसके खिलाफ नहीं जाता है। मैं इसको साधारण भाषा में बता रहा हूं। तो बीजेपी की पूरी जो राजनीति है, उस राजनीति पर कैटेगरिकली कोई समानांतर राजनीति लेकर के नहीं आते हैं। वो बीजेपी की पूरी वैचारिकी के खिलाफ वो खड़े नहीं होते हैं। जो उनकी जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, उनकी जो विभाजन की जो राजनीति है, इन चीजों पर वो नहीं बोलते हैं। वो बोलते किस पर हैं? तो चिराग पासवान पर, ये तेजस्वी यादव पर बोलते हैं, लालू यादव पर बोलते हैं। वो कभी नहीं ये 65% आरक्षण की बात करते हैं। जाति जनगणना के सवाल पर बहुत लंबे समय तक चुप रहे। जब सरकार ने अनाउंस कर दिया तो वो उन्होंने भी समर्थन कर दिया कि हाँ ठीक है, हो जाना चाहिए। लेकिन इन सवालों पर जो सोशल जस्टिस का सवाल है, जो व्यापक समाज को आगे ले जाने का सवाल है, इन सवालों को एड्रेस नहीं करते हैं। तो ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण ये है कि चिराग और प्रशांत किशोर, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं बिहार की राजनीति में, जिनको आगे रख करके बीजेपी बिहार के चुनाव को मल्टीपोलर दिखाएगी। लेकिन भीतर से वो बिल्कुल एक तरह से आपस में मिले हुए रहेंगे, ताकि इसका जो भी चुनावी लाभ होगा, चाहे वो ये विधायकों के रूप में या चुनाव के दौरान नैरेटिव गढ़ने में, चुनाव के दौरान जो आप पोलराइज करने में वोटरों को, वो सब इनके पक्ष में जाएगा, वो इनके खिलाफ नहीं जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है। अब ये विपक्ष इसको कितना कामयाब होने देता है, ये विपक्ष के सामने चुनौती है कि विपक्ष इस प्लानिंग का जवाब किस रूप में, लेकिन प्लानिंग ये इनकी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। जी, आप अभी बीच में कह रहे थे कि चिराग पासवान के कम्युनिटी में, उनके समर्थकों के बीच में बीजेपी ये भी बात ले जाना चाहती है कि उनको मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है। तो मैं ये जी, समझना चाहता हूं
ये मैं समझना चाहता हूं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर एक आजमा सकती है कि भाई ठीक है, चुनाव अलग अलग लड़ रहे हो और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आए तो भले ही वो छोटी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो बीजेपी के सहयोगी के तौर पे या फिर उनकी पार्टी मान लीजिए बीजेपी में अपने को संभाल लेती है, विलय कर लेती है, तो क्या वो सीएम कैंडिडेट भी बन सकते हैं? क्योंकि उनके पिता सीएम नहीं बन पाए और बीजेपी ऐसे में एक सेंटिमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकती है। क्या आपको लगता है कि यह संभावना बन सकती है या बीजेपी अपने ही किसी नेता को हर कीमत पर सीएम बनाना चाहेगी अगर उसको बहुमत मिलता है, उसके अलायंस को बहुमत मिलता है तो? देखिए, समझ में आ रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान का इस्तेमाल उसी हद तक करेगी जिस हद तक उनसे चुनावी लाभ लिया जाए। वो बीजेपी कभी भी ऑफिशियली इस बात को लेकर के सामने नहीं आएगी कि चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर बनाने का कोई दांव बीजेपी खेलेगी, ऐसा अभी मुझे नहीं दिख रहा है। वो जब भी करेगी तो अपना जो उनका ऑर्गेनिक जो उनका जो लीडर होगा उसको सामने लेकर के आएगी। इसलिए अभी बीजेपी के भीतर बिहार में सम्राट चौधरी और मंगल पांडे के बीच में भी एक टसल चल रही है। वो टसल इस रूप में है कि मंगल पांडे ऑर्गेनिक बीजेपी के लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं और उनकी आकांक्षा है कि बिहार में चेहरा मुझे बनाया जाना चाहिए, सम्राट चौधरी को नहीं बनना चाहिए। तो ये एक टसल चल रही है। तो इसी के जरिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि चिराग पासवान के बारे में अनऑफिशियली ये पूरा बीजेपी और आरएसएस का प्रचार तंत्र जो है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि उनका प्रचार कैसे चलता है, अघोषित रूप से वो दुनिया की तमाम बातें जनता के बीच में ले आ सकते हैं, ये उनकी काबिलियत है। तो वो जनता के बीच में और खास करके चिराग पासवान की जाति बिरादरी के बीच में इस बात को स्थापित करेंगे कि चिराग पासवान को भी मौका मिल सकता है, आप लोग उनको जिताइए, उनकी पार्टी को वोट दीजिए। तो ये पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने देखा कि जो जहां जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उम्मीदवार थी वो एलजेपी की उम्मीदवार थी। तो जहां जहां पासवान बिरादरी के लोगों में प्रचार किया गया था, वहां लोग जाते थे, बीजेपी के लोग भी और दूसरे लोग भी जाते थे जो एनडीए के लोग थे, और ये कहते थे कि आपको ये इनको बिना जी को देखने की जरूरत नहीं है, चिराग पासवान को देखिए, वो आपके नेता हैं और समझिए कि वही चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक माइक्रो लेवल पर जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग मुझे लगता है कि बिहार में आजमाया जाएगा। तो इससे ये होगा कि पासवान वोट को कंसोलिडेट किया जाएगा। देखिए, पासवान वोट के सामने दिक्कत ये है कि पासवान वोट में एग्रेशन है चिराग पासवान को लेकर के, उनको उनकी फैन फॉलोइंग है चिराग पासवान के पीछे अपनी जाति की, लेकिन वो एक गरीब बिरादरी भी है जो बहुत सारे रोजी रोटी के सवालों पर सरकार से नाराज भी, उसके भीतर नाराजगी भी रहती है। वो बहुत कट्टर और वो शासक जाति नहीं है, इसलिए उसका जो व्यवहार होता है वो अलग किस्म का होता है। वो बिल्कुल शासक जातियों की तरह नहीं व्यवहार करती है। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जाति बिरादरी के किसी नेता के लिए पूरा तलवार लेकर के, लाठी लेकर के वो उसके पीछे खड़ा हो जाए, लामबंद हो जाए। वो उसमें हमेशा डबल थिंकिंग रहती है, अपने रोजी रोटी के सवालों पर, अपनी सामाजिक हैसियत को लेकर के भी। तो इसलिए उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, उस व्यवहार को सत्ता की तरफ ले जाने के लिए ये वाला फार्मूला मुझे लगता है कि आजमाया जाएगा, जो चिराग के जरिए किया जा सकता है। और इसमें अभी क्योंकि नीतीश जी का जो पराभव साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो पराभव एक तरह से इनके उद्भव का एक आधार प्रदान कर रहा है कि नीतीश जी का पराभव हो रहा है और चिराग पासवान का उद्भव हो रहा है। लेकिन इस बिटवीन द लाइन बहुत चीजें हैं जो घटित होंगी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई ना समझे कि नीतीश जी का पराभव हो रहा है तो ये उद्भव हो रहा है और ये सीएम की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे, बल्कि इसके बीच में बहुत सारी चीजें घटित होंगी। उनका इस्तेमाल कहाँ तक होगा और कौन आदमी अचानक पता चलेगा कि अगर ऐसा जो मैं फोर्सी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि जो स्थितियां हैं उसमें ये जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में ही चले जाए, ऐसा नहीं मैं अभी कह पा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि बीजेपी ही सरकार बनाने की स्थिति में होगी, तो मोदी जी कम से कम किसी जो अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2-3 राज्यों में, उन राज्यों में उन्होंने फडणवीस को छोड़ करके
बाकी जगह बिल्कुल ही चौंकाने वाले लोगों को सामने ला करके रख दिया है, और उसमें कोई मजा हुआ चेहरा नहीं होता है। और चिराग पासवान भले ही मोदी जी के हनुमान कहे जाते हों, लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं कहा है कि चिराग पासवान मेरे हनुमान है। चिराग पासवान की जो मोदी भक्ति है वो एक तरफा है। तो इस एक तरफा मोदी भक्ति का मतलब, और मोदी जी का जो ये संरक्षण और एक तरह से उनका आशीर्वाद जो है, वो दोनों में एक तरह का अंतर है। तो ये चिराग पासवान को लेकर के मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो चुनाव में जो लाभ जितना बीजेपी इनसे ले सकती है, वो लेने की तो पूरी प्लानिंग है। अब चीफ मिनिस्टर इनको बना दिया जाएगा, ये मुझे अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके लिए बहुत सारा गेम है उसमें। जी जी, बिल्कुल आखिरी सवाल कि इसमें आप जेडीयू के संभावित जो 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 उसकी स्ट्रेटेजी है जेडीयू की, अगर ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं ये सब शेप लेती हैं, आकार लेती हैं, तो क्या जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली पार्टी से आपको कोई रिएक्शन या कोई पैरेलल स्ट्रेटेजी की संभावना, संकेत कोई दिखाई देता है, या उनकी पार्टी में चीजें अब बिल्कुल बदल गई हैं, सभी लोग बीजेपी के साथ हो गए हैं और अलग थलग पड़ गए हैं नीतीश जी? अब वहाँ कुछ कोई संभावना मुझे अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अभी जितने आयोगों का गठन हुआ है लगातार, बैक टू बैक लगभग 6-7 आयोगों का गठन हुआ है। उन आयोगों के गठन में पूरी तरह से बीजेपी की मर्जी चली है, और नीतीश जी बस सिग्नेचरी मात्र हैं, उसमें और कुछ नहीं है। उनके लोग भी किनारे कर दिए गए हैं, और उनके ही एक बहुत करीबी व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई जो आयोग में थे अभी तक। तो उन्होंने कहा कि अब चीज़ें सब कुछ हम लोग के हाथ से निकलती जा रही है, अब हम लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं है। पार्टी में तभी कुछ नया कुछ होता जब कोई यहाँ रिवेलियन होता, कोई रिवेल होता, यानी कि कोई विद्रोही खड़ा हो जाता। तो ऐसा कोई विद्रोही है नहीं जो जब विद्रोह का झंडा बुलंद कर दे और लोग उसके पीछे लामबंद हो जाए। उनके बेटे को लेकर के जितनी कहानियां चलाई गई, वो कहानी अभी देखेंगे पूरी तरह शांत हो गई, कुछ नहीं हो रहा है। अगर चिराग पासवान के फैक्टर सामने आ रहा है, तो अभी जेडीयू में अगर थोड़ी जान बची रहती, वाइब्रेंसी रहती, तो खटाक से निशांत को सामने लाया और उनका कोई बयान आता, बिल्कुल तुर्की बात तुर्की कहते हैं ना, वो वाला बयान आता उनका। लेकिन वो कुछ कहीं कोई वो ठहरे हुए तालाब का जो पानी होता है उस तरह का लग रहा है कि बिल्कुल स्थिर है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। मैंने कहा कि जो नीरज जैसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया जो है बिल्कुल डरी हुई और सहमी हुई प्रतिक्रिया है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश जी की ओर से कोई, उनकी पार्टी की ओर से कोई ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई रिवेल खड़ा हो जाएगा और वो चुनौती देने लगेगा इन लोगों को। ये ऐसा नहीं दिख रहा है। एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा था, मनीष वर्मा के बारे में, लेकिन लगता है कि उनको, उनके बारे में उनकी ही पार्टी के व्यक्ति ने कहा कि उनको कह दिया गया है कि आप अपनी सीमा में रहें और ज्यादा इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो लोग हैं, विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, दीपक कुमार, ये सारे जो नाम हैं, ये इतने प्रभावशाली लोग आज की तारीख में हैं कि वो कोई भी निर्णय ले लेते हैं और मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हाँ आप ही ने तो कहा था। ये बहुत ताजा बात मैं बता रहा हूँ कि निर्णय पहले होता है और उसके बाद वो सुना दिया जाता है, और नीतीश जी कहते हैं कि क्या ये कैसे हो गया, तो उनसे कहा जाता है कि आप ही ने कहा था, और वो कहते हैं अच्छा ठीक है हो सकता है मैंने कहा होगा। ये इस स्थिति में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जेडीयू की ओर से कोई रिबेल होगा। लेकिन जेडीयू नामक एक पार्टी चुनाव में रहेगी, हो सकता है कि उसको अच्छी खासी सीटें भी मिलेगी, लेकिन उन सीटों का हश्र क्या होगा ये चिराग पासवान तय करेंगे, और यही प्लानिंग है, और वो 2020 नए ढंग से इस बार दोहराया जाएगा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने बिहार के इस ताजा घटनाक्रम पर मैं समझता हूं कि बहुत ही विचारोत्तेजक और बहुत तथ्यात्मक ढंग से टिप्पणी की है। मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आपकी टिप्पणियां पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बिल्कुल चलते चलते एक आखिरी अपील आपसे कि आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आप सब्सक्राइब करना इसको ना भूलिए। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा
कि हम कब क्या लेकर आ रहे हैं। आप सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपका नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।